देखिए 11 साल नरेंद्र भाई मोदी जी ने अ, देश को जो नेतृत्व दिया और विकास का काम में जो गति दिया, ये बहुत ही शानदार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सब इसमें भागीदार हो, ये नारा के साथ लोगों को आह्वान किया। निश्चित मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। पहले हम लोग महुआ बेचते थे या सालसीड बेचते थे, तो हम उसको पैसा में नहीं बेचते थे, बाटर सिस्टम में हम नमक के बदले में और ऐसा कुछ चीज़ के बदले में उसको दे देते थे। तो हम उस समय में वैल्यू कुछ नहीं जानते थे। बाप दादा का दिया हुआ एक क्रिएशन है, मादल है, ढोलकी है, नगाड़ा है, शहनाई है, बांसुरी है, ये बजा के वो आनंद लेते हैं। आज का तो यूट्यूब में और बहुत सारे सोशल मीडिया में वही लोग भरे हुए हैं। नमस्कार। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 साल के शासन में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं मौजूदा सरकार ने। उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जोएल ओराम। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। नमस्कार। मंत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे, विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 11 वर्षों को आप कैसे देखते हैं? आपके अनुसार क्या रही प्रमुख उपलब्धियां अब तक इस सरकार की? देखिए 11 साल नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को जो नेतृत्व दिया और विकास का काम में जो गति दिया, ये बहुत ही शानदार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सब इसमें भागीदार हो, ये नारा के साथ लोगों को आह्वान किया। आप उजाला गैस 1 करोड़ से ज़्यादा लोग छोड़ दिया। आप जो जो वो आह्वान किया, आपका स्वच्छ भारत मिशन में कुछ लोग इसको मजाक जैसा सोच रहे थे, लेकिन इतना बढ़िया काम किया और वो लोगों का, ग्रामीण लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए इतना लाभदायक हुआ, उसका हिसाब नहीं। हम 1000 दिन में पूरा गांव को इलेक्ट्रिफाइड करके देंगे, ये भी उनका नारा था लाल किला से। उसको भी बेखूबी आपका निर्वहन किया गया। हर घर में जल से माने नल से जल, ये प्रोग्राम भी उनका बहुत ही अच्छा रहा और उसमें साथ दिया। पानी, बिजली, सड़क और ये नेशनल हाईवे, रेलवे, टेलीकॉम, ये तो रिकॉर्ड काम हुआ। इसके साथ साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काम किया। तो एक तरह बताया जाए तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो आह्वान, उनका जो लोगों के प्रति जो आह्वान किया गया कि आप इसमें साथ दीजिए, सरकार अकेले सब काम नहीं कर सकते हैं, इसमें सबका भागीदारी होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास होना चाहिए, ये नारा बहुत बढ़िया काम किया और इसमें अच्छा हुआ। तो इस तरह से ये 11 साल का एक शानदार समय, भारत का स्वर्णिम समय भी बोला जाए तो भी ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा काम करके लोगों को दिखाया है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बहुत ही गेम चेंजिंग स्कीम्स थी सरकार की, जिनने हर तबके को एक फ़ायदा दिया। सबका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो उन्होंने एक मंत्र दिया था, मूल मंत्र दिया था, उस पर पूरी तरह खरे उतरे। तो सामाजिक परिवर्तन, अगर हम खास तौर से सामाजिक परिवर्तन की बात करें, तो उसके नज़रिए से आप कैसे देखते हैं 11 सालों को? देखिए आपका सबसे लोकप्रिय जो प्रोग्राम था, उसमें एक आपका खाता खोलना, जीरो अकाउंट में जनधन का खाता खोलना, इसमें जनजाति, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और ये गरीब लोग कभी हिम्मत नहीं करते थे बैंक के सामने जाएं और खाता खोले,
लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको बोला कि आप लोग आइए, खाता खोलिए, जीरो अकाउंट में खाता खोलिए। इसके कारण फायदा क्या हुआ? फायदा तो बैंक वाला को हुआ ही हुआ, उसमें पैसा कुछ डिपॉजिट हुआ। लेकिन जब कोरोना के समय में हम जब पैसा ट्रांजैक्शन कर नहीं पा रहे थे, लोगों को देना था हमको, तो हम कैसे देते? तो ये अकाउंट ने काम दिया। और इसमें सबसे ज़्यादा ये अकाउंटधारी जो है, ये आपका जनजाति है, शेड्यूल कास्ट है, वो ओबीसी है, और गरीब तबके के लोग हैं। तो इसलिए एक टाइप का इनको डायरेक्ट बेनिफिट दिया। और ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम था, और इसको कुछ लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन ये एक गेम चेंजर, आपने सही बताया कि ये गेम चेंजर साबित हुआ। फाइनेंशियल इंक्लूजन, इतना बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ल्ड का कोई प्रोग्राम में हुआ नहीं है। तो ये इसके कारण बहुत बेनिफिट हुआ है। ये हमको एक जानना सम्मान देने की भी सम्मान, बात है एक पूरे सम्मान। जन। आपने जो आपका जो मंत्रालय है, जनजातीय कार्य मंत्रालय, वो उन चुनिंदा मंत्रालयों में से एक है जो ज़मीनी तौर से लोगों से जुड़ा हुआ है। क्या कहेंगे आप? आपका जो मंत्रालय है, उनके जो मंत्री होते हैं वो एक अभिभावक की तरह होते हैं सभी जनजातीय समुदाय के लिए। और आपका अनुभव पर्सनली कैसा रहा, क्योंकि आप भी इसी समुदाय से आते हैं। सो हमें अपने अनुभव के बारे में बताइए, क्या चैलेंजेस रहे आपके? देखिए, 1999 माह में 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार आया, फुल फ्लेज सरकार जब आया, तो एक अलग सा मंत्रालय गठन किया गया। और ये आपका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का एक छोटा सा टीडी डिवीजन था। इसको फुल फ्लेज कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया। बजट पूरा अलग से प्रावधान किया गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाया गया। नेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बनाया गया। और ट्राइफेड बंधन, जनजाति का जो बंधन है, महुआ है, आपका साल सीड है, ये सब चीज़ का विपणन होना, उसका प्रोसेसिंग होना, ये सब चीज़ हो नहीं पाता था। तो इसलिए ये मंत्रालय बना के एक अलग बजट दे के मेरे को काम करने के लिए जो मौका मिला, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। और रियली आप जैसे बताए कि ये एक गौरव का विषय है। हम पहले भारत सरकार में किसके पास जाएं? जनजाति कौन हमारा गार्डियन है? हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति के ट्राइबल हैं, नो डाउट इसमें ये है। लेकिन उस समय में आप चिंता कीजिए, 1999 का बात मैं जो बता रहा हूँ, उस समय में अलग एक मंत्रालय नहीं, उनका एक अभिभावक नहीं, उनका कोई गार्डियन नहीं, ये उस समय का बात है। तो इसको बन जाने के बाद लोगों में एक बहुत आनंद आया, एक बहुत हर्ष का विषय आया कि चलो हमारा भी कोई आदमी बैठा है दिल्ली में, शास्त्री भवन में, जिसको हम जाके बातचीत कर सकते हैं, अपना दुख दुखड़ा उनको बता सकते हैं। ये भाव हुआ। तो इसलिए ये मंत्रालय का क्रिएशन होना बहुत ही ज़रूरी था। और देश के सुदूर क्षेत्रों में हैं सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उन तक पहुंचना और उनकी संस्कृति, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी विरासत है, उसकी रक्षा करते हुए बहुआयामी विकास का जो आपका लक्ष्य है, ये करने के लिए किस तरह की स्कीम्स आप लाए? ज़मीनी स्तर पर किस तरह के कार्यक्रम लाए गए? देखिए, एक तो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट है, SCA टू TSP, ट्राइबल सब प्लान एरिया में स्पेशल सेंट्रल्स दिया जाता है। ये एक स्कीम है। आर्टिकल 275(1) संविधान के धारा 275(1) के तहत हाँ, इसमें पैसा दिया जाता है। आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जाता है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जाता है, ओवरसीज स्कॉलरशिप दिया जाता है। और लोगों को पढ़ाई के लिए अलग से भी हम पैसा मुहैया करते हैं। नॉट ओनली दैट, उसके साथ साथ हमारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हर साल हम लोग करते हैं। हम लोग का आदि महोत्सव करते हैं, जिसमें आपका जनजाति साथ में आए, उनका कलाकार लोग आए, अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाए। और देश के सामने आप जनवरी 26 तो एक बहुत बड़ा पर्दा है, उसमें तो दिखाते ही हम लोग। लेकिन आदि महोत्सव एक हमारा एक रेगुलर फीचर है, जिसके कारण बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे आपका ट्राइबल आर्टिस्ट, बहुत सारे फॉर्म
फॉर्मेट जो कि आपका ये भी हम उसको हाईलाइट कर पाए। हम एक जनजाति दर्पण शुक्रवार को, हर शुक्रवार को चलाते थे। आजकल तो उसको थोड़ा कम किया गया है, और उसमें दूरदर्शन में हर शुक्रवार को 23 मिनट का प्रोग्राम वो चलता था। तो उसमें वेरियस कम्युनिटी, उनका रहन सहन, खान पान, शादी ब्याह, उनका बाकी क्या उसका महत्व है, उसका क्या अर्थ है, और क्यों उसको किया जाता है, इस सब के बारे में भी हम लोग दिखाते थे। तो ये मंत्रालय अलग हुआ, इसके कारण अलग से आपका पैसा आवंटित किया जा सका। तो इसलिए आर्टिस्ट लोगों को भी इसमें काफ़ी मदद मिला हुआ है। तो आपने जो आदि महोत्सव की बात करी, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे जनजातीय भाई बहनों ने बनाए होते हैं अपने हाथों से, वो भी वहाँ पर प्रदर्शित किए जाते हैं। और पाया गया है कि बड़े बड़े शहरों में भी उनको बहुत सराहा जाता है। वो उनकी जो कला है उसका बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। सो आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा, एक यूनिक कहें कि एक संपदा है हमारे जनजातीय समुदाय की? निश्चित रूप में इसका शुरुआत छोटा सा एक नौ महादेव का रोड में आपका एक ट्राइब शॉप का नाम में शुरू हुआ। और आप जानते हैं कि जनजाति समुदाय का जो कपड़ा, जो अपना हाथ में बनाया हुआ जो हैंडलूम है, आपका लकड़ी में बनाया हुआ जो आर्टिफैक्ट है, आपका सिल्वर में और ब्रॉन्ज में, ये जो स्पेशल मेटल में जो उसमें मोल्डेड किया हुआ चीज़ है, ये बहुत ही यूनिक है, और इसको बाकी कहीं नहीं मिल सकता है, उसको आप नहीं मिल सकता है। ये सबका एक टाइप का सेल कम प्रोडक्शन उसमें शुरू हुआ। आज हमारा 300 से ज़्यादा स्थान में ये चल रहा है दुकान। आप सही बताया कि बड़ा बड़ा शहर में है। हम अभी बड़ा बड़ा ब्रांडेड कंपनियों के साथ हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं। कुछ तो अमेजन जैसा और बाकी लोगों जैसा कंपनी के साथ टाई अप भी है। ऐसे ही आपका और बंधन और एक चीज़ जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी चालू किया गया। ये 3000 से ज़्यादा अभी आज के दिन में आपका ये आउटलेट चल रहा है या प्रोडक्शन सेंटर चल रहा है। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही, ट्राइबल लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ। सो एक आर्थिक संपदा की तरफ भी एक बहुत ठोस कदम है जब इतनी बढ़ावा देता है सरकार अपनी स्कीम्स द्वारा। निश्चित, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। पहले हम लोग महुआ बेचते थे या साल सीड बेचते थे, तो हम उसको पैसा में नहीं बेचते थे, बाटर सिस्टम में हम नमक के बदले में और ऐसा कुछ चीज़ के बदले में उसको दे देते थे। तो हम उस समय में वैल्यू कुछ नहीं जानते थे। आप चिरंजी, माने देखिए चिरंजी जैसा मैंने इतना वैल्यूबल चीज़, इसको भी ऐसे ही हमारे नमक के बदले में बटर सिस्टम में हम दे देते थे। लेकिन आज क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसमें सरकार ने घोषित कर दिया, महुआ इतना रेट से नीचे में कोई खरीदेगा नहीं, आपका साल सीड इतना रेट से नीचे में कोई खरीदेगा नहीं, चिरंजीवी इस रेट में से उसको माने बिक्री होगा, हर्रा है, आपका आंवला है, ये सब चीज़ जाएगा, हनी है, इसका मिनिमम रेट ऐसा आपको चलेगा। तो इसके कारण भी बहुत बेनिफिट हुआ। इसमें एक टाइप का शोषण था, थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन था, इसमें लोग को जानते नहीं थे रेट, तो इसलिए उसमें से आपका औने पौने रेट में जो बेच देते थे वो आज नहीं है। आज सबको पता चल गया है कि इसका रेट ये है, हम ये अगर ये रेट नहीं दे रहे तो दूसरा एक जगह में जाकर हम बेच सकते हैं। तो ये प्रावधान हम लोग को मिला, सरकार ने ये व्यवस्था दिया, जिसके कारण हमको बहुत बेनिफिट हुआ है। आपने भी शिक्षा की बात की थी, ये शिक्षा को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। उस संदर्भ में जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। इसके बारे में बहुत चर्चा होती है, क्या है ये स्कीम और किस तरह से ये सहायक है जो आदिवासी बच्चे हैं उनको उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने में? देखिए, ये एक गेम चेंजर है। मेरे को याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रथम मेरे को मंत्री बनाए, उस समय में 500 करोड़ रुपया मेरे को दिया गया था कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल 100 हम लोग बनाए। तो 100 हम बना नहीं पाए, 84 तक हम बना पाए।
लेकिन बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका ताकत को पहचाने और वो बोले कि हम इसको पूरा फुल फ्लेज बनाएंगे। इसका कारण है कि हमारे बच्चे तो मैट्रिक पास कर जाते थे, +2 पास कर जाते थे, लेकिन उनका परसेंटेज ऑफ मार्क नहीं होने के कारण वो आपका इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और हायर एजुकेशन में उनको एडमिशन नहीं मिलता था। तो इसके कारण हमारा एजुकेशन लेवल को खाली पास करने में देखने में नहीं चलेगा, उसको आपका क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। तो इसके कारण आज मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ, इंजीनियरिंग में ट्राइबल में जितना सीट आप खाली रहेगा, कोई खाली नहीं रहता है। आपका मेडिकल में भी कोई खाली नहीं रहता है और आपका ड्रॉप आउट रेट भी कम हो गया। इसके कारण हम पूरा कंपटीशन में आ गए। आज एजुकेशन के स्तर पे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये 740 है। आप केंद्रीय विद्यालय से भी ज़्यादा होने जा रहा है, हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय से भी ज़्यादा होने जा रहा है। क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री में आपका रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़ा से लेके रीडिंग मटेरियल से लेके सब कुछ दे रहा है। ये रियली एक गेम चेंजर है जनजाति में, ये रियली एक गेम चेंजर है। एवं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इसको बढ़ावा दिया। मेरे को याद है अरुण जेटली जी उस समय में थे, 25,000 करोड़ का बजट डिस्कशन घोषणा पूरा पार्लियामेंट के अंदर में से ये हुआ है और ये काम चल रहा है। कोविड के कारण थोड़ा सा काम में धीमा आया, लेकिन फिर भी आज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एक रियली मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के रूप में आपका देश में उभर रहा है और लोगों को सेवा दे रहा है। बहुत ही ज़रूरी है शिक्षा का जो एक पहलू है। और हम जब भी उद्योग की बात करते हैं, उद्यमिता की बात करते हैं, तो जो बड़े बड़े कारोबारी घराने हैं उनकी बात होती है। और पुरानी एक ये धारणा थी या मान्यता थी कि आदिवासी लोग और कारोबार बहुत मुश्किल है। लेकिन अब आपने जो ये वन धन विकास योजना शुरू की है, विकास केंद्र खोले हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि इसने कैसे जो जनजातीय समुदाय है उसकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया है। देखिए, आपका मैं बताना चाहता हूँ कि साल सीड का जो रेट है, रॉ साल सीड, वो बहुत कम है। लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर प्रोसेसिंग कर दिया जाए और उसमें से तेल निकाल के उसको अलग से और डीओसी को अलग से अगर बिक्री किया जाए तो उसका डबल से भी ज़्यादा रेट है। इसी टाइप का आपका बाकी जो प्रोडक्ट है इसको भी है। इसको पहचान कराया गया ट्राइबल यूथ के ऊपर में कि आप इसमें पैसा लगाइए, इसमें हम आपको पैसा देंगे। नेशनल एसटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसके लिए अलग सा एक कॉरपोरेशन है जिसमें 500 करोड़ रुपया का पेड ऑफ कैपिटल है। उसमें हम कम रेट में, कम दर का सूद में आपका महिला लोगों को भी, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी उनका ग्रुप बना के इसको प्रोसेसिंग करने में दें। एक टाइप का बोला जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल ही नहीं था ट्राइबल में, एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल ही नहीं था। तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को, यंग लड़का लड़की लोगों को इसमें हम लोग स्टार्ट अप ये सब में फाइनेंस करने के बाद आपका इसमें भी ये लोग का बहुत बेनिफिट मिला है। तो इसके कारण आज एंटरप्रेन्योर्स भी ट्रैवल में भी आपको देखने को लिए मिल रहा है और वो भी बिजनेस कर रहा है। वो जॉब सीकर नहीं है, अभी जॉब प्रोवाइडर बन चुके हैं। तो ये एक सिचुएशन, ये भी एक टर्न अराउंड सिचुएशन है, ये भी होने जा रहा है। इनफैक्ट जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे तो बहुत ही प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनका अगर ठीक से किया जाए, उनको कारोबार के द्वारा उनका उनको एक इस्तेमाल किया जाए, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। निश्चित रूप से आप ये भी एक दूसरा भाषा में अगर बोला जाए, क्योंकि इसका रेट नहीं था, इसका मार्केटिंग नहीं था, तो ये एक टाइप का सड़ जाता था, जल जाता था। आपका जब वन में आग लग जाता है तो उसमें टन टन महुआ और आपका सालसीड जल जाता है। लेकिन आज का दिन में क्योंकि मार्केटिंग हो गया, इसका प्राइस मिलने लगा है, तो इसलिए ये एक टाइप का नेशनल वेल्थ जो है उसको नष्ट होने लोग नहीं दे रहे हैं और उसको कर रहे हैं। ये भी एक देश के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। जी बिल्कुल। और
आप पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं, जो सिर्फ आदिवासी समुदाय के उत्थान पर ही केंद्रित है? उसके क्या क्या पहलू हैं? आदि आदर्श ग्राम योजना जो ये है, एक कन्वर्जेंस है। हम पहले क्या करते थे, कुछ एक दो काम कर लेते थे और बाकी काम को छोड़ देते थे। अभी ऐसा नहीं होगा। हम जिस गांव को पकड़ेंगे उस गांव का पानी, बिजली और सड़क से लेके बाकी जो भी आवश्यक है, उसके लिए कोई स्कीम में बंधन नहीं है। उसको स्कीम हम बांध के रखा नहीं है। आदि आदर्श ग्राम में आप उस गांव एक मॉडल गांव का जैसा हो, इसके लिए कोशिश किया जाए। और बहुत सारे सक्सेस भी हुआ। प्रधानमंत्री जी के साथ भी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ भी डायरेक्ट लोग बातचीत कर रहे हैं और उसमें डायरेक्ट तारीफ कर रहे हैं और उसको साधुवाद दे रहे हैं उसके बारे में। इनफैक्ट जैसे आपने शुरुआत में भी कहा था कि बहुत सारी स्कीम्स लाई है आपकी सरकार, वेलफेयर स्कीम्स, चाहे वो घर घर नल के द्वारा पानी पहुंचाना हो, या टॉयलेट्स बनाना हो, या उज्ज्वला स्कीम जिसमें जो रूरल महिलाएं हैं वो आराम से गैस पे खाना बना सकती हैं। इस तरह की जो सारी स्कीम्स हैं वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ तक भी पहुँचे, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। देखिए, आपका पीएम जनमन में हम 15,000 करोड़ रुपया का घोषणा किया 3 साल में, और वो चल रहा है और अच्छा चल रहा है। ऐसे धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना एक है जिसमें हम 89,000 करोड़ रुपया हम खर्चा करेंगे और इसमें 63,000 गांव कवर होगा। हम गांव का पूरा संख्या बता रहे हैं, किस ब्लॉक में ये कवर होगा, किस जिला में कवर होगा और किस गांव में कवर होगा। ये 63,000 गांव हम लोग बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा स्पेंडिंग है। और इसमें भी वही है कि कन्वर्जेंस होगा आपका। उसमें 17 मंत्रालय उसमें साथ में आएंगे। जैसा रोड बनाने वाले आरडी मिनिस्ट्री वो आएगा, मकान बनाने वाले आरडी मिनिस्ट्री आएगा। ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्री हैं, वो साथ में वो आएंगे और इसको कन्वर्ज करेंगे। तो इसके कारण आप 100% सेचुरेटेड हो गांव में। इस काम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और ये बहुत ही लाभदायक है। और इसका बेनिफिट लोग जितना ले सके, ये आपका एक टाइप का डिमांड ड्रिवन है। इसमें इसका कोई लिमिट नहीं है। जिस गांव में जितना आवश्यक हो रहा है इतना हम उसको करके देंगे, ये हमारा साइड से गारंटी है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने कहा है, बार बार कहा है कि जो आखिरी छोर तक कमज़ोर व्यक्ति है उसका जब तक विकास नहीं होगा तब तक विकसित भारत का सपना पूरा नहीं होगा। सो आपकी जो मिनिस्ट्री है उसके लिए ये और भी ज़्यादा एक कहें कि चुनौती है, क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत सुदूर क्षेत्रों में होती हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ खास आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं? किस तरह के आपकी प्रयास रहते हैं? एफर्ट्स तो करना पड़ता है सबको। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डायरेक्ट इसमें इंटरवेंशन है। आपका कैबिनेट मिनिस्टर का लेवल में इसका मॉनिटरिंग है। और उसके साथ साथ आधुनिक ज्ञान तंत्र, आधुनिक जो सुविधा है, आप उसमें जो डाटा वहाँ सर्व इनपुट करके कंप्यूटर में से आप निकाल सकते हैं कि किस गांव का कौन सा लेवल में है, एजुकेशन का स्तर किस गांव में क्या है, रोड का स्थिति किस गांव में क्या है, बाकी पीने का पानी किस गांव में क्या है। इसके बारे में आजकल का ये जो आधुनिक ज्ञान तंत्र के कारण ये अवेलेबल है। तो इसलिए प्लानिंग करने में हमको सुविधा है, एग्जीक्यूशन में भी सुविधा है। आपका डायरेक्ट जियो टैग करके आपका हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं डैशबोर्ड में। तो इसलिए कितना गांव रियली हुआ, उसमें सेचुरेटेड हुआ, कितना घर बन पाया है, कितना लोगों को माने नल से जल मिल रहा है, ये सारे काम आपका मॉनिटरिंग किया जा सकता है और इसको देखा जा सकता है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों के साइड से हम लोग देख सकते हैं। ये आज का दिन में ये अवेलेबल है। तो रेगुलर मॉनिटरिंग के द्वारा जहाँ जहाँ भी गैप्स हैं वहाँ पर ज़्यादा फिर बल दिया जाता है। निश्चित प्रधानमंत्री जी इसका रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी का लेवल में इसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है और बाकी सेक्रेटरीज का लेवल में भी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। तो इसलिए एक टाइप का बिल्कुल जोरदार तरीके से ये काम को स्पीड अप करके चलाया जा रहा है।
और जो ट्राइबल समुदाय है उनकी जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जो योगदान रहा है उसको बहुत सम्मान दिया है वर्तमान सरकार ने। इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं? भगवान बिरसा मुंडा जी का जो वो है जनजातीय गौरव दिवस उन्होंने शुरू किया है 15 नवंबर को। तो ये जो सम्मान दिया जा रहा है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कंट्रीब्यूशन का, जिसका पहले कभी बात नहीं होती थी, ये कितनी बड़ी एक बदलाव आया है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए? देखिए, दुर्भाग्य बोला जा सकता है या उस समय का इतिहासकारों का गलती बोला जा सकता है कि जनजाति में फ्रीडम फाइटिंग में जितना उनका योगदान था, फ्रीडम फाइटिंग में अंग्रेजी के साथ लड़ाई लड़ने में जनजाति समुदाय का जितना, जैसा बिरसा मुंडा, निर्मल मुंडा से लेके आपका रानी गाइदिन्यू से लेके बाकी सबके बारे में बुलाया जा सकता है, ये बहुत ज़बरदस्त था और अंग्रेज सरकार इसके कारण हिल जाता था एक टाइप का। लेकिन इतिहासकारों ने इसमें इनके बारे में बहुत सारे जानकारी नहीं दिया, इसलिए हम अभी म्यूजियम और आपका डिजिटलाइज करके आप किस एरिया में क्या क्या हुआ था और उसको उस भाषा में हम उसको डिजिटाइज करके उसको भी कर रहे हैं और ये अभी अच्छा काम चल रहा है और इसके लिए भी हम काफ़ी पैसा भारत सरकार का इसमें खर्चा किया है। तो ये जो म्यूज़ियम्स, जो स्पेशल म्यूज़ियम्स, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम की तरफ, जो प्लान्ड है 10 राज्यों में 11 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, ये कब तक तैयार होने की उम्मीद है? और आपको लगता है कि ये जो वर्तमान पीढ़ी है और भावी पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणात्मक एक साबित होंगे? कुछ तो हो गया है और कुछ तो आपका 50-60%, 70% इसमें अब तक आ गया है। मेरे को लगता है कि और 1-1.5 साल के अंदर में सभी को हम फुल फ्लेज करके डिजिटाइज करके लोगों का माने लोग देखने पाएंगे, उसमें से प्रेरणा ले सकेंगे, उसमें से सीख सकते हैं। सो आपको लगता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो युवा हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अब मुख्य धारा में आएंगे, आने शुरू हुए हैं या आने वाले वर्षों में मुख्य धारा में आएंगे? थोड़ा इसके बारे में बताएं। निश्चित रूप से, जैसे मैंने बताया आपका एंटरप्रेन्योरशिप, पहले एंटरप्रेन्योरशिप में आपका पैसा पाना किसी बैंक से या कोई माने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये बहुत कठिन काम था स्टार्टअप के कारण, और इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, आज का दिन में आपका डिजिटली सब अवेलेबल है, आपको सब डाटा क्या रेट में कहाँ मिल रहा है, आपका क्या चीज़ को हम में काम में जाएंगे तो उसका बेटर प्राइस मिलेगा, ये सब के बारे में जानकारी बहुत ही आसान से बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, आपका डिजिटल इंडिया, इसके कारण मिल रहा है। तो ट्रांजैक्शन भी हो रहा है, डिजिटल इंडिया का ट्रांजैक्शन, ये भी वर्ल्ड का एक वन ऑफ द बिगेस्ट माने ट्रांजैक्शन सिस्टम है। तो इसलिए लोगों में यार कोई तकलीफ नहीं है, उसमें ट्राइबल लड़का लड़की भी पीछे नहीं है, वो लोग सब आगे आ रहे हैं और वो लोग भी बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय है जो ये प्रयास किए जा रहे हैं और जिस तरह से मुख्य धारा में आ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा है हमेशा से कि जो लास्ट माइल है वहाँ तक अगर विकास का असर नहीं पहुँचेगा तो विकास जो है वो पूरे भारत को भी फ़ायदा नहीं देगा। एक जो और मुद्दा है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, इसके बारे में बताएं। इसमें क्या इसका उद्देश्य है और क्या अभी तक हासिल हुआ है? सिकिल सेल ट्राइबल में एक बहुत बड़ा समस्या है, मलेरिया और सिकिल सेल, लेकिन इसके लिए आपका ऑलरेडी एम्स के साथ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ हम लोग टाई अप कर चुके हैं और अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को स्क्रीनिंग हो चुका है और उनको कार्ड दिया गया है। उसमें आपका कार्ड का अर्थ है कि कौन किसी के साथ शादी नहीं करेगा, ये कार्ड का माध्यम से वो डिसाइड करेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आपने ये क्वेश्चन सही पूछा। और इसके कारण हम लोग कुछ दिन के बाद
आपका ये दोनों इराडिकेट कर देंगे। मलेरिया तो ऑलमोस्ट इराडिकेटेड है, आपका बाकी जो सिकिल सेल एनीमिया भी हम इराडिकेटेड कर देंगे। और इसके लिए बहुत सारे स्थान में आपका स्क्रीनिंग हो रहा है, उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है कि इसमें आप काम करें। सो इसके इलाज के लिए भी हाँ, यह उपलब्धता इलाज के लिए भी फ्री में मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं, अवेलेबल करवा रहे हैं इसको। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या खास अभियान लिए गए हैं इन ट्राइबल समुदाय के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, ट्राइबल में सबसे समस्या है कि आपका वो प्रॉपर हेल्थ सेंटर तक पहुंचना। लेकिन आज क्योंकि आपका रोड नेटवर्क बढ़ गया है, उसके साथ टेलीमेडिसिन अवेलेबल है, ये बहुत सारे चीज़ है। और बहुत सारे इंस्पेक्टर्स एंड जो हेल्थ वर्कर्स, आशा, आंगनवाड़ी, ये लोग घर घर घूम रहा है। अब बच्चा कॉन्सीव होने से लेके बच्चा पैदा होने तक आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए एक टाइप का ये मेकानिज्म में काफ़ी इम्प्रूव आ चुका है। तो इसलिए पहले जैसा कोई बीमार में पड़ गया तो वो माने बचेगा कि नहीं, इस टाइप का स्थिति नहीं है। आज का दिन में वो चाहेगा तो निश्चित उसको हेल्थ केयर उसको अवेलेबल है और उसका बेनिफिट वो ले सकता है। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के या हाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस लाइक इसरो या एम्स दिल्ली या आईआईटी दिल्ली, आईआईएम कोलकाता, इन सब के साथ जो आपने ये ट्राइबल वो किए हैं एग्रीमेंट्स, इसके बारे में बताएं कि क्या फ़ायदा है इनका, किस तरह से लाभ मिलेगा? इसका इसलिए फ़ायदा है कि आप जानते हैं कि बहुत सारे समय में जानकारी नहीं मिलने के कारण हम फैसिलिटी नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए आज इसरो जैसा ऑर्गेनाइजेशन में हमारा लोग कुछ जाए, आपका एम्स में कुछ हमारा लोग जाए, बाहर में विभिन्न की ओवरसीज स्कॉलर भी हम लोग दे रहे हैं। विदेश में जाके पढ़ने वाले हायर एजुकेशन में उनको भी हम कुछ पैसा देते हैं। ये सब फैसिलिटी बना के रखा गया है और इसको जानबूझ के ये ट्राइबल कम्युनिटी में भी ये हायर इंस्टीट्यूट में वो जा सके और उसमें से उनका बेनिफिट ले सके, इसके लिए ये व्यवस्था किया गया है। और आपकी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना भी है जिसमें उनको विदेश जाने के लिए जो छात्र पढ़ना चाहते हैं आगे पीएचडी या पोस्ट डॉक्टोरल, उसके कितना वो सक्सेसफुल रहा है, अगर आप कुछ उदाहरण देके हमें बता सकें। कुछ देर पहले मैंने बताया आपको, जो हम विदेश में भी जो पढ़ने वाले हैं उसमें भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारा फॉरेन कंट्री में जो अच्छा इंस्टीट्यूट है उसमें भी हमारा बच्चे जाके पढ़ रहे हैं। तो कोई आप उदाहरण दे सकते हैं कि? उदाहरण तो 2-3 नाम है लेकिन अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है। जी। आप उसमें से एक तो हमारा उड़ीसा का है और आपका एक झारखंड का है। ये लोग तो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं और कुछ ही दिन में वो लोग आ जाएंगे। और भारत में देखें तो हम दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय हमारी समुदाय है पूरे विश्व में। सो इस लिहाज से जो हमारी संस्कृति है, जो परंपरा है जनजातीय समुदाय की, उसको उस विरासत है उसको प्रिजर्व करके रखना, ये कितना बड़ा आपका लक्ष्य है? क्योंकि इसे अब बहुत एक वो वो मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेश में भी एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो इसे बचाकर रखना, ये इको फ्रेंडली भी हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं आपके वो भी इको फ्रेंडली हैं। सो इसे बचाकर रखना कितना इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट तो बहुत ही ज़्यादा है और उस लाइन में भी काम किया जा रहा है और लोगों में भी रुचि आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्राइबल का जो कल्चर है का और उनका जो हेरिटेज है और उनका जो प्रोडक्ट है और उनका जो नेचुरल के साथ जो लिविंग करने का, रहने का, नेचर के साथ मिल के रहने का, ये जो सब चीज़ है ये आज का दिन में बहुत आवश्यक है और इसके लिए लोग देख रहे हैं। और ऑटोमेटिक आपका ये जो अर्बनाइजेशन का जो प्रेशर था उसमें से लोग शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये मॉडल ठीक नहीं है। ट्रैवल में जो मिनिमम यूज करना,
मैंने नेचर के साथ फ्रेंडली हैबिटेट रहना, ये अच्छा है। और ये आपका कल्चर एंड ये सब में से ये मिलता है, तो इसको लोग इसको प्रिजर्व करने में लगे हुए हैं। और फोक म्यूजिक, यस, फोक यस। आर्ट, इसका भी बहुत प्रचलन होता है। और आप भी इससे जुड़े हुए हैं। हाँ, निश्चित। आपका देखिए, ट्रैवल का एंटरटेनमेंट जो होता है दिन भर काम करने के बाद, वो ज़्यादा एंटरटेनमेंट वो जो लोकल होता है, एक टाइप का अपना बाप दादा का दिया हुआ एक क्रिएशन है, मादल है, ढोलकी है, नगाड़ा है, शहनाई है, बांसुरी है, ये बजा के वो आनंद लेते हैं। आज का तो यूट्यूब में और बहुत सारे सोशल मीडिया में वही लोग भरे हुए हैं, इनका अच्छा भी मार्केटिंग हो रहा है। मैं देख रहा हूँ बढ़िया बढ़िया गाना बना के इसको छोड़ रहे हैं और लोग उसमें से भी आनंद ले रहे हैं। लोग समझे नहीं कितना और ये करे, लेकिन उसका जो ट्यून है और उसका जो माने बढ़िया सिस्टम है, उसमें से वो आनंद ले रहे हैं। मैं इसको देख रहा हूँ। और मंत्री जी, आप खुद एक कहें कि प्रेरणा है पूरे जनजातीय समुदाय के लिए। तो अगर आप अपने अनुभव के बारे में बताएं कि आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे, क्या चुनौतियाँ रहीं? नहीं, हम तो केंद्र मंत्री बनेंगे या ऐसा भारत सरकार में काम करने के लिए मौका मिलेगा, ये तो हम तो सपना में भी नहीं सोचे थे। हम तो जस्ट अपना गांव में इलेक्ट्रिक, पानी, बिजली ये सब नहीं मिलता था। दुर्भाग्य उस समय में हम सांसद और विधायक लोगों को मिलने के लिए जाते थे, ज्ञापन देने के लिए, तो वो लोग हमको मिलते भी नहीं थे। तो इसलिए जो पढ़ा लिखा आदमी होने के कारण मैं एक बार जस्ट हारने के लिए कॉन्टेस्ट कर दिया। अब लोग जीता दिया मेरे को, और उसके बाद मैंने चल पड़ा है, चल रहा है और यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं कोई जानबूझ के पॉलिटिक्स में आऊँ या पॉलिटिक्स में काम करूँ, इस टाइप का नहीं हुआ था। मैं तो पढ़ा लिखा करके नौकरी कर रहा था, ये मेरा था। लेकिन काम करते करते आज यहाँ तक पहुँच गया, उसके लिए पार्टी को धन्यवाद, आप देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी को धन्यवाद, अटल जी को धन्यवाद, आडवाणी जी को धन्यवाद। बहुत सारे नेता लोग मेरे को प्रेरणा दिया है, जिसके कारण मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। तो आप कुछ कहना चाहेंगे युवाओं के लिए कि वो भी राजनीति में, जो राष्ट्र निर्माण से जुड़ना चाहते हैं, राजनीति में? बिल्कुल आना चाहिए। जी। देखिए, राजनीति एक ऐसा चीज़ है जिसकी सब नीति में श्रेष्ठ है। आप विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे तो आपका बात सब सुनेंगे, कलेक्टर सुनेगा, वीडियो सुनेगा, आप सब कुछ काम कर सकते हैं। तो ये आपका इच्छा होना चाहिए कि क्यों मैं एमएलए एमपी ना बनूं, कि पार्टी का वर्कर ना बनूं। तो इसलिए आना चाहिए। इनकी इसके लिए मैं आह्वान दे रहा हूँ लोगों को, युवा को खास करके। आप आएंगे पढ़ा लिखा आदमी, हम खाली सिस्टम में क्रिटिसाइज करने से तो नहीं होगा। सिस्टम को मैं खाली क्रिटिसाइज करने से नहीं होगा। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए कि हम इस काम को क्यों ना करें, हम जाके इसको क्यों ना स्वयं करें। इस टाइप का एटीट्यूड रख के आना चाहिए। और ख़ास करके अभी का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसके लिए खास एनकरेजमेंट दे रहे हैं। और आने वाले समय में आपका मंत्रालय और किस तरह की रचनात्मक योजनाओं पर काम कर रहा है ताकि विकास को और गति मिले? देखिए, अभी दो हमारा मैसिव प्रोग्राम है। उसमें धरती आबा उत्कर्ष ग्राम योजना, ये उत्थान, ये 89,000 करोड़ का है। इसमें से हमारा 63,000 विलेज टारगेटेड है। तो इसको हम पहले थोड़ा सेचुरेट कर लेंगे। 3 साल का प्रोग्राम है ये, 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है, तो इसको हम करेंगे। और जनजाति गौरव दिवस 75 माने 75 ईयर्स अमृत काल में देश प्रवेश कर रहा है, 75 साल का। तो इसके लिए इसी टाइप में सरकार का जो होगा उसमें हम आगे चलेंगे। बाकी जो जो आवश्यक पड़ेगा उसके लिए धन का कोई माने कमी नहीं है हमारा मंत्रालय में, भारत सरकार में। भारत सरकार वैसे तो देखा जाए टोटल अगर ट्रैवल का ऊपर में स्पेंडिंग हो रहा है, वो 2.5 लाख करोड़ का आसपास में हो रहा है, क्योंकि हम अपना बजट में से कर रहे हैं। फिर बाकी जो 17 मंत्रालय है वो अपना अपना टीएसपी प्लान जो दे रहे हैं। तो इसलिए टोटल 2.5 लाख करोड़ का स्पेंडिंग
आज जनजाति के लिए है, ये कम नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा स्पेंडिंग है। और आपको लगता है कि कोई नए जो क्षेत्र हैं कुछ नए क्षेत्रों में भी उभर सकते हैं जनजातीय समुदाय, जैसे टूरिज्म के लिए भी अगर वातावरण उपयुक्त हाँ, ये बनाया भी जाए? एक स्कीम में है। ये जो दिन, ये जो धरती आबा उत्कर्ष ग्राम में, ये टूरिज्म भी एक पॉइंट है उसमें। जिस एरिया में इको टूरिज्म हो सकता है, ट्रैवल टूरिज्म हो सकता है, उसके लिए भी आपका पैसा का व्यवस्था है, और उसके लिए भी स्कीम में है, और उसमें भी एनकरेजमेंट करने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्री जी, थैंक यू। इस प्रेरणात्मक और समग्र चर्चा के लिए, आने के लिए आकाशवाणी में। और जाते जाते आप आकाशवाणी के लिए कुछ कहना हाँ, चाहेंगे? ये 90 वर्ष पूरे हुए हैं। आकाशवाणी 90 साल पूर्ति हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं तो मानता हूँ कि सबसे बड़ा मीडिया है। पहले तो आकाशवाणी के सिवा दूसरा तो कोई सुनते नहीं थे। सुबह का शाम का 2 न्यूज आकाशवाणी का तो निश्चित हम लोग सुनते थे, आज भी लोग सुन रहे हैं। तो इसलिए आकाशवाणी को बधाई हो। आकाशवाणी देश सेवा ऐसे करते रहे, और लोगों का समस्या को लेके लोगों में जागरूकता पैदा करते रहे, ऐसा मैं शुभकामना आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वसनीयता और जो आउटरीच है वो आकाशवाणी की डेफिनेटली बहुत ही यूनिक है। यस, सो बहुत ही यूनिक है। बिल्कुल। सो इस प्रेरणात्मक और समग्र चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री। थैंक यू। सबको नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद।